अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के पास तीन टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब ट्रांजिस्टर को इनपुट देने के लिए हमें दो टर्मिनल चाहिए और आउटपुट लेने के लिए भी दो, यानी टोटल हमें चार टर्मिनल चाहिए। पर हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल अवेलेबल हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, यानी वो इनपुट साइड भी होगा और आउटपुट साइड भी होगा। तो इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो इस तरीके से हम तीन अरेंजमेंट कर सकते हैं जिनको हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अ ट्रांजिस्टर हैज़ थ्री टर्मिनल्स और व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज़ टू बी कनेक्टेड इन सर्किट we require four terminal, two for input and two for output. This problem is solved by making one terminal of transistor common to the both input and output. Hence the input is applied between two common terminals, between the common terminal and one of the two terminals, यानी एक कॉमन होगा एक दूसरा होगा। इसी तरीके से आउटपुट दूसरे टर्मिनल से लिया जाएगा और कॉमन से लिया जाएगा। इसी तरीके से हम तीन अरेंजमेंट कर सकते हैं जो मैंने नीचे लिखी हैं। एक में हम क्या करते हैं, कॉमन बेस करते हैं, यानी बेस को इनपुट और आउटसाइड पे कॉमन कर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है कॉमन बेस। आप देख रहे हैं हमने इनपुट दिया है एमीटर और बेस के बीच में, और आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर और बेस के बीच में। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे हम कॉमन बेस, क्योंकि बेस दोनों साइड पे कॉमन है। इसी तरीके से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर। इसमें हम इनपुट जो हैं वो बेस और एमीटर के बीच में देते हैं और आउटपुट हम जो हैं एमीटर और कलेक्टर के बीच में लेते हैं। यह सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर की यूज़ होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कॉमन एमीटर में इनपुट हम बेस और एमीटर के बीच में दे रहे हैं, आउटपुट हम एमीटर और कलेक्टर के बीच में ले रहे हैं। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉमन कलेक्टर। इसमें हमारा कलेक्टर जो होता है वो कॉमन होता है, तो लिहाजा हम इनपुट देते हैं बेस और कलेक्टर के बीच में और आउटपुट लेते हैं एमीटर और कलेक्टर के बीच में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉमन एमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन एमीटर एक मोस्ट कॉमनली कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आप देख रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने इनपुट कहाँ दिया हुआ है, बेस और एमीटर के बीच में, और आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ये जो ट्रांजिस्टर दिया गया है ये अच्छा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बेसिकली दो कर्व्स होती हैं। उन कर्व्स को यानी हम एक इनपुट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में रिलेशन बताती है, जबकि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये भी एक किस्म की कर्व होती है जो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन बताती है। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व होगी वो कैसे बनेगी, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाने के लिए हम बेस करंट को वेरी करेंगे। और बेस करंट कैसे वेरी होगा, जब हम बेस एमीटर वोल्टेज को वेरी करेंगे। जब हम बेस एमीटर वोल्टेज को वेरी करेंगे तो बेस करंट हमारा वेरी होगा, और इसके दौरान हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। तो ये एक सर्किट देखें, ये कॉमन एमीटर सर्किट है। आप देख रहे हैं एमीटर दोनों साइड पे कॉमन है। अब ये जो वोल्टेज है ये कलेक्टर और एमीटर के पास वोल्टेज है, और ये वोल्टेज अक्रॉस बेस और एमीटर के बीच में है। ये एरो जो मैंने लगाया है इसका मतलब है हम इस वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को ज़ीरो रखेंगे और हम बेस एमीटर वोल्टेज को वेरी करेंगे और हम बेस करंट को रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ज़ीरो रखा और हमने बेस एमीटर वोल्टेज को वेरी किया,
और उसको वेरी करने से हमने करंट के वैल्यूज़ रिकॉर्ड किए और यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिए। ये जो कर्व आप देख रहे हैं इसमें कलेक्टर इमीटर की जो वोल्टेज है वो हमने ज़ीरो रखी है। जब हमने ज़ीरो रखी है तो ये जो कर्व है बिल्कुल फॉरवर्ड बियास डायोड की तरह है, क्योंकि हमारे जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें इमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बियास होता है। और आपको पता है कि फॉरवर्ड बियास करने के लिए हमें कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए। 0.7 वोल्ट के बाद आप देख रहे हैं कि ये करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप एक बात नोट करें, जब हमने इस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को बढ़ा दिया और -2 कर दिया, तो आप जब इसको -2 करेंगे तो बेस का करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बेस का करंट इसलिए डिक्रीज़ होगा क्योंकि जब आप ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये जो आपका ये जो जंक्शन है जिसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन कह रहे हैं, ये रिवर्स ब्यास है, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसकी विड्थ बढ़ने से क्या होगा, ये जो हमारा बेस है ये थिन हो जाएगा, और जब बेस हमारा थिन हो जाएगा तो बेस करंट हमारा कम हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें, जब VC 0 थी तो देखें बेस करंट बहुत ज़्यादा था, और जब आप यहाँ देखें VCE जब आपने -2 कर दी है तो करंट आपका डिक्रीज़ हो गया है, और VCE आपने और इंक्रीज़ कर दी तो देखें बेस करंट इंक्रीज़ हो गया। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने थ्योरी में लिखा है। द कर्व विच शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेस करंट with variation of base emitter voltage at different constant emitter voltage are known as input characteristics, और it is almost similar to VI characteristics of forward bias diode, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। IB decrease with increase in VCE, this is due to increase in the junction potential across the collector base junction, means increase the depletion region across the base collector junction, which reduce further the size of base and decrease the base current, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये थी इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को यानी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे कलेक्टर का करंट चेंज होगा। इसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे और इनके दौरान हमारा बेस करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप इस कर्व को देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो हमारी वोल्टेज है इसको हमने लेस देन 0.7 रखा है। जब हम इसको लेस देन 0.7 रखेंगे तो हमारा बेस करंट ज़ीरो होगा। जब हमारा बेस करंट ज़ीरो होगा तो कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। बेस करंट ज़ीरो है तो कलेक्टर करंट भी ज़ीरो है, यानी इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के दोनों जो जंक्शन हैं वो रिवर्स ब्यास हैं, और हम इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एक ओपन स्विच की तरह ऑपरेट होता है। अब हम आगे सपोज़ करें, अब हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया, इसको इंक्रीज़ करके हमने एक बेस करंट बनाया। अब हम इसको वेरी नहीं करेंगे, यानी अब हमारा बेस करंट कांस्टेंट है, सपोज़ करें 10 माइक्रो एम्पियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, VCE को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम VCE को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा करंट भी, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होगा। जैसे आप इस कर्व में देखें, हम जैसे ही ज़ीरो से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो रीजन है, जिस रीजन में कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हो रहा है बाय इंक्रीजिंग दी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर का जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो भी फॉरवर्ड ब्यास होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों जंक्शन मतलब फॉरवर्ड ब्यास होते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक क्लोज स्विच की तरह चलता है। अब हम इसका तीसरा रीजन डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा कंसीडर करें तो जैसे ही आपने VCE को इंक्रीज़ कर दिया, -1 वोल्ट तक ले गए, तो आपने देखा कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज़ हुआ। पर -1 के बाद जब आप इंक्रीज़ कर रहे हैं फर्दर VCE को, यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप देखें कलेक्टर का करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। यानी इस रीजन में जो कलेक्टर का करंट है वो इंडिपेंडेंट हो गया है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का,
इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें हमारा बेस इमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड ब्यास है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स ब्यास है। तो आप देखें इस रीजन में जो हमारा कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट हो गया है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के, और इस रीजन को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। अगर आप एक्टिव रीजन में करंट को, कलेक्टर करंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेस करंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये जो हम कहते हैं कि ये जो रीजन हमारा होता है, ये रीजन हमारे जो है वो एम्पलीफायर में काम आ सकता है, क्योंकि अगर हम बेस करंट को 10 से 20 माइक्रो एम्पियर करें, यानी अगर हम बेस करंट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखें, ये वेरिएशन माइक्रो एम्पियर्स में है और ये वेरिएशन मिली एम्पियर्स में। इसका मतलब है अगर हम बेस पे वीक सिग्नल देंगे तो हमें कलेक्टर पे स्ट्रांग सिग्नल मिलेगा, मतलब हमारे सिग्नल की एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर का कौन सा रीजन ऑपरेट करते हैं। तो ये तीनों रीजन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। कट ऑफ रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पे, अच्छा, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताई ये थ्योरेटिकली भी मैंने लिखी हैं। When base current is 0, the collector current is 0. This region is called the cutoff. In this region, both junctions are reverse bias. दोनों जंक्शन रिवर्स ब्यास होंगे और हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक ओपन स्विच है, स्विच की तरह चल रहा है इस रीजन में। एट सम कांस्टेंट बेस करंट पर जब हम कोई कुछ ना कुछ बेस करंट देंगे और हम VCE को ग्रेजुअली 0 से इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा कलेक्टर करंट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा। और इस रीजन को हम कहते हैं अपना सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास होते हैं और हम कहते हैं डायोड हमारा क्लोज स्विच की तरह चल रहा है। और जब हम VCE जब हमारा बहुत हाई हो जाता है, यानी -1 वोल्ट से ऊपर जाता है, तो जब हम VCE को इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि कलेक्टर करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इस रीजन को कहते हैं एक्टिव रीजन। और इस एक्टिव रीजन में इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स ब्यास होता है। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तौर पे चलता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये सारे रीजन थे, इस ट्रांजिस्टर के 3 रीजन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए।